नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं। हम हिंदुस्तान से थोड़ा बाहर जाते हैं, मगर एशिया में ही रहेंगे हम। अब जानते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का एक प्रीमियर अवार्ड है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के तरफ से ये चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी और एक बढ़िया सोशल लीडरशिप को दिया जाता है। हमारे देश में भी कई लोगों ने रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाया है। आज हम रेमन मैग्सेसे पर ही थोड़ी बात करते हैं। फिलीपींस के जम्बालेस कस्बे में एक लुहार भट्टी के मालिक के घर एक बच्चा पैदा लेता है। 31 अगस्त 1907 मध्यम वर्गीय परिवार है। वहाँ वो बच्चा बड़ा होता है, हाई स्कूल करता है, इंजीनियरिंग की डिग्री बीच में ही छोड़ देता है क्योंकि उसे आनंद नहीं आता उसमें। वो एक मैकेनिक हो जाता है, ऑटोमोबाइल मैकेनिक बन जाता है। उसी समय 17 वर्षीय आकर्षक लूज बैनहन के साथ उसकी शादी होती है। ठीक 1941 में जब जापान का हमला होता है फिलीपींस पर, सुबीक की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर, उस समय फिलीपींस के युवाओं के सामने सोचने का एक विषय आता है कि हम एशियाई देश जापान के तरफ से लड़ें या मित्र राष्ट्रों के तरफ से लड़ें। मगर उन्होंने डिसीजन लेता है कि मित्र राष्ट्र ही विश्वास योग्य हैं और वो मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ना शुरू करते हैं। एक गुरिल्लाओं की फौज बनाकर अमेरिका की अनियमित सेना में ये युवक रेमन मैग्सेसे, जिसे उसके मित्र प्यार से मोचिंग कहते थे, मोचिंग शामिल होता है और युद्ध में हिस्सा लेता है। चो के गुप्त नाम से वो युद्ध में गुरिल्ला फाइट में लड़ता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो अमेरिका घोषणा करता है कि 1946 में हम फिलीपींस को आज़ाद कर देंगे। इसके बाद उसके गुरिल्ला मित्र उसे इलेक्शन लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसकी ईमानदारी को देखते हुए, उसकी सच्चाई को देखते हुए। मोचिंग लिबरल पार्टी की ओर से अपने मित्रों की बात पर इलेक्शन लड़ता है। जिस सीट से, उस सीट को वो जीत लेता है और जीतने के बाद क्विरिनो की सरकार में वो मिलिट्री गवर्नर बनता है। युद्ध खत्म हो गया है। युद्ध खत्म होने के बाद मिलिट्री गवर्नर के रूप में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है हुक वॉलप की। हुक एक संस्था थी जो युद्ध खत्म होने के बाद भी हथियार नहीं डालती है और कम्युनिस्ट मेंटेलिटी के थे वे, अत्याचारी जमींदारों के खिलाफ और सेना पर वो घात लगाकर हमला करते थे। उनके साथ बात करके, हुकों के खिलाफ प्लान करके हुक समस्या को खत्म करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाता है मोचिंग, यानी रेमन मैग्सेसे। 1953 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अपने मित्रों के कहने पर और विरोधी दल नेशनल पार्टी की तरफ से वो इलेक्शन में खड़ा होता है और 68.9% वोट लेकर वो प्रेसिडेंट चुना जाता है। 1953 में 1953 में वो प्रेसिडेंट पद की शपथ लेता है। द थर्ड रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस रिपब्लिक का तीसरा राष्ट्रपति बनता है। कहीं कहीं आपको सेवेंथ राष्ट्रपति भी, सेवेंथ प्रेसिडेंट के रूप में भी लिखा गया है, मगर थर्ड रिपब्लिक का, तीसरे गणतंत्र का वो थर्ड राष्ट्रपति ही थे। इसके बाद वो मलंकनाक के प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं, खुली फोर्ड कार में खड़ा होकर जाते हैं। उनका मित्र मैनहन, मैनुअल पी मैनहन लिखते हैं कि मैं उनके साथ था फोर्ड कार में और मैं उनके साथ राष्ट्रपति भवन जब जाता हूं तो सुरक्षा की दृष्टि से उनके सुरक्षा गार्ड दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई हमारे लोग कहाँ हैं, जनता कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी उन्हें आने नहीं देती है। वो नाराज़ होकर आते हैं और दरवाज़ा बोलते तुरंत गेट खोलो और मुझे जनता के बीच में जाने दो।
मैं जनता का राष्ट्रपति हूँ। और इसके बाद रेमन मैग्सेसे हुकों से के कमांडर आर्थर से बात करके उन्हें समर्पण करवाते हैं। हुक समस्या खत्म होती है। उनका एक ही सिद्धांत था कि जो गरीब हैं उन्हें सरकार के तरफ से ज़्यादा सहायता मिले। उनके अविस्मरणीय काम, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए राष्ट्रपति होते हुए भी गांवों तक चला जाना, अपनी सुरक्षा की चिंता ना करना, उन्हें फिलीपींस में देवता बना देता है। फिलीपींस के लोगों को लगता है कि करप्शन से डूबे हुए क्विरिनो सरकार के बाद ये कोई देवदूत हमारे बीच आ गया है। कम्युनिस्ट गुरिल्ला हथियार डाल देते हैं। उनके कमांडर आर्थर से जब कोई पूछता है प्रेस में कि आपने आसानी से हथियार डाल दिया, उनका कहना था कि मेरे सामने विद्रोह का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि हम जिन चीज़ों के लिए लड़ते हैं प्रेसिडेंट तो वो ऐसे ही उपलब्ध करवा रहे हैं, तो हम किस लिए लड़ें। मेरे पास रिवोल्यूशन का कारण ही खत्म हो गया है। और हुक समस्या के ख़त्म होते ही फिलीपींस में विकास शुरुआत होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सुधरने लगती है। वो मिलिट्री खर्चा को कम करके देश के विकास में लगाया जाता है, शिक्षा में लगाया जाता है, और ऐसे ही फिलीपींस आगे बढ़ता है। और रेमन मैग्सेसे पूरे दुनिया में अविस्मरणीय रेमन मैग्सेसे के नाम से जाने जाते हैं। मोचिंग 1957 में दोबारा चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बनते हैं। 57 में ही राष्ट्रपति बनते हैं तीसरे। 3 वर्ष 2 महीने और 17 दिन तक रेमन मैग्सेसे राष्ट्रपति रहते हैं। इन 3 वर्ष 2 महीने और 17 दिनों में मैग्सेसे ने फिलीपीन का कायाकल्प कर देता है। कम से कम लोगों में इतना विश्वास जगा देता है कि हम एक देश के रूप में संगठित हैं और हम एक समृद्ध राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ये विश्वास देना भी बड़ी बात है। तभी दुर्भाग्य का समय आता है। 17 मार्च 1957 को 17 मार्च को सेसना 47 एक पुराने विमान से राष्ट्रपति कहीं से आ रहे हैं, उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और राष्ट्रपति का निधन हो जाता है। पूरे फिलीपींस में शोक की लहर छा जाती है। इसके बावजूद सबसे बड़ी लहर ये है उनके मित्रों के बीच में। मैनहन लिखते हैं कि हम लोगों को चिंता ये थी कि अब उनकी पत्नी लूज अपने बच्चों के साथ जाएगी कहाँ। जानते हैं क्यों? राष्ट्रपति होते हुए भी रेमन मैग्सेसे का अपना कोई मकान नहीं था। उन्होंने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं था। है ना आश्चर्यजनक बात? 20वीं शताब्दी का एक राष्ट्रपति, आप कोई दूसरा रेमन मैग्सेसे दिखा सकते हैं क्या? आज तो 21वीं शताब्दी में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तब क्या होता है, पूरा देश मिलकर रेमन मैग्सेसे के घर के लिए दान देता है। गोदी कर्मचारी मिलकर उनका फर्श बनाते हैं। कोई संस्था उनके लिए मकान का दीवार खड़ा करती है और उनके लिए एक मकान बनाया जाता है। इसके पहले उन्होंने घोषणा की थी कि मेरे परिवार को सुविधा मत दो। इस वचन से वहाँ के लोग मुक्त होकर उन्हें उनके लिए जो उनसे संभव था उन्होंने किया। रेमन मैग्सेसे को वही, उन्होंने राष्ट्रकोष से कभी कुछ नहीं लिया, मगर उन्हें जो भी मिला राष्ट्र हृदय से मिला। ऐसा जननायक, ऐसा नेता जिनके नाम पर आज रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। हम समझते हैं बीच बीच में हमें अपनी पीढ़ियों को ऐसे लोगों के चरित्र की जानकारी देनी चाहिए। यही कारण है कि आज मैंने एशिया के डेमोक्रेसी के चैंपियन रेमन मैग्सेसे को याद करते हुए आपके सामने ये एपिसोड लाया। और रेमन मैग्सेसे के बारे में मैंने चंद बातें कही। इन्हीं बातों के सामने ऐसे ही नेता की कल्पना हम अपने देश में भी करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि काश कोई रेमन मैग्सेसे हमारे देश में भी पैदा होता। इन्हीं बातों के साथ आपकी मंगल कामना करते हुए मैं धन्यवाद।